बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहता है। वही कारवां, वही मंजिलें, वही रास्ते, वही मरहले, वही कारवां, वही मंजिलें, वही रास्ते, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। हम कर लेंगे, हम कर देंगे, लेकिन आज इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा सदर आल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन और सियासतदान भी है माशाल्लाह। अब तो जनाब शर्जील गोपलानी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरे दूसरे मेहमान हैं, मेरे कई प्रोग्राम की जीनत बने और माशाल्लाह बड़ा अच्छे अंदाज से तज़किया करते हैं और उस हकीकत को आया करने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, जो पाकिस्तान देख रहा है, और पाकिस्तान के हवाले से वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त जिस मराहिल से गुजर रहा है पाकिस्तान, उस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं माहिर शऊर है प्रोफेसर सलमान राजा साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीफ साहब, माशाल्लाह हम आपको देख रहे हैं कि आपने सियासत से भी थोड़ी सी वाबस्तगी इख्तियार की और फिर उसके बाद मुल्क की ताजिर बरदरी के हवाले से, और अक्सर मैं देखता हूँ कि आप ताजरों के हवाले से, के इलेक्ट्रिक के हवाले से, दूसरे और इशूज़ के ऊपर बहुत आगे बढ़ के कुछ काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मुल्की हालात है वो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या निशानदेही कर रहे हैं? क्या होने वाला है और क्या हो रहा है और क्या हो जाएगा? सलीम भाई, ज़िंदगी की 30 साल बिज़नेस पॉलिटिक्स में हो गए और एक इलेक्शन भी लड़ लिया नेशनल असेंबली का। ये सारी चीज़ें करते करते जब अब हम यहाँ तक पहुँचे, आज के जो हालात हैं ना, वो बड़े मायूस कुन हैं। पहले तो ये था कि ये काम नहीं हो रहा, हम आगे बढ़े, हमने उसको कोशिश की, वो काम शुरू हो गया और कहीं ना कहीं बेहतरी के आसार नज़र आए। अब जो चीज़ हो रही है, और बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अब हमसे एहतिजाज का राइट भी छीना जा रहा है। हमारा नान नफ़का तो बंद कर दिया गया, हमारी मैशियत को तो तबाह कर दिया गया, हमारी बेसिक राइट्स को ख़त्म कर दिया गया, हमारी यूटिलिटीज़ को कट ऑफ कर दिया गया। लेकिन अब जो हमारे साथ हो रहा है ना, वो बड़ा ख़तरनाक। अब हम जो रास्ते पे चल रहे हैं, और वो दो राह नहीं, अब हम एक चौक पे आके फंस गए हैं और हमें आगे नज़र नहीं आ रहा कि हम किसी तरीके से इस मझधार से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। जी, ठीक है, हमारा एहतिजाज करना या हमारी निशानदेही करना या हमारी कोई बात पॉइंट आउट करने का मकसद ये होता है कि मामलात सही डगरगों पे आ जाएं, सही मामलात सही रास्ते पे चल पड़ें। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत का जो रवैया नज़र आ रहा है, वो कहीं भी वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका इंडस्ट्रियलिस्ट रोड पे, आपका ताजिर रोड पे, आपकी अवाम रोड पे, आपका मजदूर रोड पे, आप मुझे ये बताएं ना कि जस्टिफिकेशन कौन देगा ये IPPs की? इस मुल्क में कोई कानून है? इस मुल्क का कोई वाली वारिस है कि ये 40 IPPs को जिन्होंने एग्रीमेंट किया और पूरा मुल्क को स्टेक पे लगा दिया, अरबों डॉलर आपने उठा के IPPs को दे दिए पिछले 10 साल में? यहाँ लोग हमारे साहब, आप अभी IPPs की तरफ आ रहे हैं, ये तो बहुत पुराना, उस वक्त कहाँ है, सब कहाँ थे, किधर है, अभी क्यों खुल के आए अभी? उस वक्त भी बात हम करते थे, हाँ, इस वक्त भी हम बात करते, लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रही थी। ये तो जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो इनके मुंह से निकला कि भाई IPPs के ये मुआहदे हैं। ये मुआहदे आपको याद होगा, मैंने बहुत से चैनल्स पे ये बात की है कि कराची इलेक्ट्रिक का मुआहदा तो आप निकालें। कराची इलेक्ट्रिक को जिस वक्त आपने कही, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को जब आपने अबराज कैपिटल को दिया है, उसका मुआहदा, पहला मुआहदा अबराज कैपिटल के साथ है ही नहीं। फिर अच्छा, जो मुआहदा किया गया उसमें ये बात थी लोड शेडिंग खत्म होगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, लोड शेडिंग का कहीं जिक्र ही नहीं था। इसके बाद आपको सस्ती बिजली फराम करेंगे, पावर जनरेशन इनकी अपनी होगी और सस्ती पावर जनरेशन करेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क अपना लगाएंगे। उल्टा वो आपका तो तांबा निकाल के खा गए। तो हमने क्या 10 दफ़ा निशानदेही नहीं की? हर दफ़ा निशानदेही की, लेकिन हर दफ़ा, अच्छा एक दफ़ा हम, आपको याद होगा आज से 10-12 साल पहले 2011-12 में हमने जब एहतिजाज किया कराची में, लोड शेडिंग जब बढ़ी तो कराची इलेक्ट्रिक ने कहा कि हमारी जो गैस कट ऑफ कर दी गई, गैस कम कर दी गई, अब हम जो है नहीं दे सकते। ब्लैकमेल करके कराची की शहरियों की चूल्हों की गैस तो क्या ही ले गई। ये सारे IPPs के जो मुआहदे हैं, इसमें आपकी गैस, आपका फ्यूल, ये सारी चीज़ें तो ये ले गए। अब इनको सजा देने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। हम अगर आज बात करते हैं कि भाई आप जो फिक्स टैक्स की हमारी बात है, और
अच्छा, टैक्स की डेफिनेशन में टैक्स के ऊपर तो मैं आता हूँ आपसे गुफ्तगू करता जी। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त जो निशानदेही जो है, जैसे ये कह रहे हैं शर्जील साहब के, ये सारी चीज़ें आप भी इससे मुत्तफिक है कि अभी जो है ये सारी बातें अभी क्यों हो रही है? इतने साल कहाँ सो रहे थे, इतनी सारी चीज़ों के अंदर कहाँ थे, या ये सारी चीज़ें अब बिल के अंदर लगना शुरू हुई है तो तकलीफ हो रही है? लाइसेंसेस देना शुरू किए हैं, ये 2007-2008 से मेन स्ट्रीम में आना शुरू हुआ। 30 IPPs को लाइसेंस दिया गया था। अच्छा, अफसोस की बात ये नहीं कि उस वक्त कहाँ थे। आपको इंटरेस्टिंग बात मैं आवाम को ये बताऊं कि ये 30 लाइसेंस 40 लाइसेंस IPPs को दिए हुए ना, ज़रा इनकी लिस्ट उठा के इंटरनेट से आवाम देख ले, ये कौन लोग हैं, किनको ये लाइसेंस दिए गए। जिन लोगों को ये लाइसेंस दिए गए हैं वही लोग घूम के आके गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। अगर ये आप गवर्नमेंट पे जाके शोर मचाएं कि IPPs की कैपेसिटी पेमेंट बंद करें और इनके साथ मुआहदे को सही करें, तो ये जाके किससे बात करेंगे? अपने आप से घूम के बात करेंगे। मज़े की बात तो ये है, तो जो थानेदार है वही चोर है और जो चोर है वही थानेदार है, तो आप किसके पास जाके अपनी रिपोर्ट लिखाएं? एक तो ये हमारा अलमिया है। दूसरी बात ये कि जब जंग इंसानी अकल में और इंसान की फितरत में होती है ना, जब ठन जाती है तो जीत हमेशा फितरत की होती है। जो मुल्क की निज़ाम है और मुल्क की आवाम की जो इदारों की सोच है, अगर उनमें ठन जाती है ना तो जीत हमेशा फितरत की होती है, यानी कि आवाम की होती है। अब ये बात हमारे सियासतदान, ये बात हमारे लीडरान, ये बात हमारे बड़े इदारे करता धरता लोग नहीं समझ पा रहे। ये तजाद है हमारे मुल्क की सोच में और हमारे मुल्क की फितरी जो डायरेक्शन जा रही है कुदरत की तरफ से, और ये जितने की डायरेक्शन बढ़ती जाएगी उतना तजाद बढ़ता जाएगा, उतना तबाही फैलेगी इस मुल्क के अंदर। ये हमारे सियासतदान अकल के नाखून लें। और ये जो झूठ के पलंदड़े बांध रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, स्टंट्स खेल रहे हैं, IPPs को धमकियां दे रहे हैं, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। शुगर माफिया होगी हैंडल अभी तक आज तक? क्या इन सियासतदानों को नहीं पता कि हॉस्पिटलों का क्या हाल है? क्या इनको नहीं पता पुलिस थानों का क्या हाल है? क्या इनको नहीं पता गवर्नमेंट इदारों का क्या हाल है? क्या नहीं पता नादरा के अंदर, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, ट्रैफिक सेक्शन के अंदर, लाइसेंस के अंदर किस तरह रिश्वतें चलती हैं और क्या हालात होते हैं? नहीं पता। पता सब है, पता सब है, लेकिन वो कहते हैं बस जहाँ ही हो डुगडुगी बजाना शुरू कर दो और आवाम को डांस दिखाना। आवाम भी तो पूरी शामिल है ना, वो तो फैसिलिटेट होना चाहती है, वो तो चाहती है कि बस मैं डायरेक्टली जाऊं और डायरेक्टली मेरा काम हो जाए, तो उसी ये रिश्वत देती है आवाम ही तो है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी सोचों को जंग लग चुका है, हमारी शख्सियतों को जंग लग चुका है, हमारे इरादों को जंग लग चुका है, हमारी हिम्मतों को जंग लग चुका है। हमारी शख्सियतें जो हैं वो इस हद तक गिर गई हैं, हमारी बहसियत आवाम, इंटायर कौम, कि हम लोग सिर्फ शोर मचाने के हद तक रह गए, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, और अच्छा करे क्या आवाम? चले जी, हमें एहसास हो गया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जैसे हजरत ने फरमाया कि पहले तो एहतजाज कर लेते थे, ताजरान भी एहतजाज कर लेते थे, और मेरा भी ताल्लुक ताजिर बिरादरी से है, तो अब कोई पुरसाने हल नहीं है। ना बिजली आपके पास है, ना इंडस्ट्री के पास गैस है। तो अगर ये इंडस्ट्री का ये हाल करेंगे तो इंडस्ट्री के लिए बड़ा आसान काम है, वो सरमायाकार है, वो बोलेगा भाई ठीक है मैं नहीं कर सकता इधर काम, मैं उठ के जा रहा हूँ दूसरे मुल्क के अंदर, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही। तो फिर ये खोखला करके रख देंगे सारे निज़ाम को और इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये इनको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, ये ताजिरों के हवाले से मैं आपकी शर्जील साहब आपकी बात सुन रहा था पिछले दिनों। आप कह रहे थे कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी थी और उसके बाद मैं छोड़ के आया तो आज पछता रहा हूँ। तो क्या आप वाकई पछता रहे हैं, या क्या अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है? एकदम थोड़ा सा आपके पास ज़रा सा परेशानी आई तो आपने बोला कि मेरी वो नेशनलिटी अच्छी थी ज़्यादा? देखिए, मुल्क से प्यार था, इस ज़मीन से मोहब्बत थी, तो ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी छोड़ के आया था ना। उस वक्त तो मेरे को, आपको पता है कि जिस तरीके के कराची के हालात थे, वो 4-5 दफ़ा अटैक हुआ था, तो मजबूरन जिला वतनी काटी थी। लेकिन अब अगर सांस लेना दुश्वार हो जाए तो ऑक्सीजन के लिए तो कहीं जाना पड़ेगा ना। इस वक्त अगर हमें कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, और हमारे जो सनतकार और ताजिर इस वक्त दुबई में जाके आसानी से कारोबार कर सकते हैं, इस वक्त हम जाके यूरोप में, अमेरिका में आराम से कारोबार कर सकते हैं, तो फिर हमें बस कोई रास्ता नहीं रह जाता ना। मेरे को पछतावा क्या है, 1,53,000 रुपये मेरे घर का बिल है बिजली का। 1,53,000 रुपये कोई मजाक तो नहीं है। एक आप प्रॉपर्टी जो कि 1800 स्क्वायर फीट का मेरा घर है, 3 बेडरूम का घर है, अगर मेरे को पता है 24 घंटे भी आप AC चला ले तो 1,53,000 रुपये किसको बोलते हैं? और मैं अगर अपना बताऊं तो अब हैरान हो जाएंगे। मेरा तो नहीं, छोटा है। मैं कहीं हैरान नहीं हूँगा। मेरा एक दोस्त का 1,10,000 रुपये है। आपका 1,10,000, मेरा एक दोस्त का 4.5 लाख रुपए घर का बिल है। उसने कोर्ट में जाके चैलेंज किया, 4.5 लाख रुपए घर का बिल, 4 बेडरूम का डिफेंस में बंगला है उसका, 500-600 गज का, उसका 4,50,000 रुपये बिल है। तो क्या पछताऊं नहीं, सर दीवार पे नहीं मारूं तो क्या करूं? इस मुल्क की मोहब्बत में, सिर्फ मुल्क की मोहब्बत हमारे लिए, जो ऊपर हम पे हुक्मरान नहीं करने के लिए वो हमसे पैसा वसूल करके और बाहर जाके अय्याशियां कर रहे, और बोलने वाले यहाँ कोई नहीं है।
तो इसका हल ये कि सब चीज़ छोड़ के चले जाएं। वे खुद चाहते हैं कि अब इस मुल्क के जो लोग हैं, जो थोड़े बहुत हम रह गए, हम भी छोड़ के चले जाएं, क्योंकि जो नजर आ रहा नहीं है। तो फिर करेंगे क्या? मतलब अगर ये सारे लोग जाना जा रहे हैं, देखिए, छोड़ के चले जाए, प्रेशर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं बकौल आपके, तो फिर अगर सब चले जाएंगे तो फिर इनके पास कोई हल है? कोई दूसरी चीज़ आ रही है, कोई चेंज कर रहे हैं, कोई मुल्क के अंदर सारी चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं? क्योंकि आप लोग क्लेम कर रहे हैं ना, नायब वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब आज क्लेम कर रहे हैं ना 1% इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद कह रहे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट। कौन कहता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो? जबकि 3 साल पहले वो खुद सबसे ज़्यादा चीख रहे थे बाहर बैठ के कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। नहीं, और सबसे बड़ी बात आपको एक बात बताओ, क्या करेंगे ये? क्या कहते हैं ये? बोलते 25 करोड़ आवाम में से कितनी चली जाएगी? हमारे पास 10-15-20 करोड़ रह जाएगी, हम इस पर हुक्मरानी करेंगे? हम तो हुक्मरानी करेंगे। हाँ, तो देखिए ना, लाइट अच्छा बैठे भी कम देंगे, सब चीज़ें फैसिलिटेट कर देंगे तो आराम वन टू वन जितने भी है ऊपर से लेके नीचे तक, इनके सबके बच्चे बाहर, इनके सारे कारोबार बाहर, ये रिटायरमेंट के बाहर, इनके सियासी मामला सारे जो है वो सब बाहर, पिसने के लिए हम यहाँ गधा मजदूरी करें, कमा के इनको दें और ये पैसे लेके बाहर जाके यह क्या करें अपने बाल बच्चों के साथ? कब तक करेंगे? हम भी कब तक पिसेंगे? नहीं तो इसका हल क्या आपके ज़हन में? देखिए, हल पे भी बात करते देखिए हैं। सलीम सलमान भाई साहब की तरफ आता हूँ मैं थोड़ा सा। ये पीटीआई जो मुज़ाकरात कर रही है इस वक्त जो मुल्क के हालात के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो आई है वो फॉर्म 45, 47 और ये सारी चीज़ें चली रही है, लेकिन एक डगर के ऊपर नहीं आ पा रहे लोग? इसी इंतज़ार में थे कि ईद गुजर जाएगी तो शायद रमज़ान गुजर जाएगा, बेहतर हो जाएगा, फिर बकरा ईद के हवाले से बात हुई, ईद उल अज़हा के हवाले से बात हुई, फिर इसके बाद उसी हवाले से बात हुई कि शायद ये आशूरे वाले दिन गुजर जाए, लेकिन अभी ये उसी डगर के ऊपर नहीं आ रहा। फिर इसके बाद मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे भी है मुसद नियाज़ी साहब, उन्हें भी लेते हैं। आप इस सवाल का जवाब देखें सलीम साहब, मुल्क में जो ना पिछले 5-7 साल में जो भी सियासत हुई, जो भी मामला हुए, हालात हुए, सियासत के अंदर कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ गया। अब सियासत उस तरह से नहीं चलती जैसे पहले ओल्ड स्कूल और पुराने तरीके से चलती थी कि जी आपने इलाके के जो करता धरता हैं, इलेक्टेबल्स हैं, उनको अपने काबू में किया, अपने हज़ारों लोगों को नौकरियां दी गवर्नमेंट इदारों के अंदर, उनकी फैमिलीज आपको सपोर्ट करने, आपको लाखों वोट मिल गई। ये पहले की ओल्ड सियासत। अब सियासत आ गई है सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब सियासत आ गई है ग्लोबल। अब इस खत्ते के हालात, दूसरे ममालिक की जो हालात और सकनात है वो डिसाइड करते हैं आपके मुल्क पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा। अब आपको उसके अकॉर्डिंगली जियोपॉलिटिकली देखना पड़ता है। तो अब ये जो हालात बदल गए हैं, ये हमारे सियासतदानों को कई को नहीं समझ में आ रहे। तो उस सूरत हाल को देखते हुए लगा था कि जी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, नहीं, अब बिसात बदल गई है, अब प्यादे बदल गए, मामलात बदल गए। अब सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये सोचते थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो ठान ली वो कर लेगी, लेकिन अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, अब वो कार्ड्स खुल रहे हैं। मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ। 5 अगस्त को भी इन्होंने जलसा अनाउंस किया पीटीआई ने, वो बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा कि हालात किस रुख पे जा रहे हैं। अक्टूबर के अंदर चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का टाइम है, उससे बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि क्या हो रहा है। नवंबर के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट का है, उससे पता चल जाएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, फॉर्म 45, फॉर्म 47 का मसला, एक्स्ट्रा सीट्स का मसला, पीटीआई में वापस शमूलियत का मसला, ये 5-6 जो सिनेरियोज हैं, इनकी डिसाइड होने के बाद सही पिक्चर मुल्क की खुल के सामने आएगी। मईशत, मैं ये नहीं कह रहा बेहतरी की तरफ आई है, बुराई गिरने से बच गई है, बदतरीन तरफ जाने से रुक गई है, ठीक है, लेकिन बेहतरी की तरफ नहीं करते हैं। मेरे साथ मुसद नियाज़ी साहिबा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची डिवीजन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर सलमान राजा साहब हमारे साथ मौजूद है। इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है और मुल्क के हवाले से मैं गुफ्तगू करने लगा था कि क्या निशानदेही देख रहे हैं आप, क्या होने लगा, क्या हो रहा है। ये सारे के सारे जो सिनेरियो है, बड़ा डिस्टर्ब है माहौल। ताजिर कह रहे हैं कि हम लोग अब यहाँ कैसे रहे, इलेक्ट्रिक के बिल, दूसरी और भी चीज़ें, हम अपने बिज़नेस के हवाले से परेशान है। इसी हवाले से कि भाई ईद गुजर गई, फिर बकरा ईद गुजर गई, फिर आशूरे के दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक उस सिस्टम की तरफ नहीं आए। तो पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा कर रही है इस हवाले से? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ईद के जिलों में आवाम को एक बहुत बड़े अजाब में मुश्किलात हो गया। पहले महंगाई का जोर था, अब इसने अपने आप में ले लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले से ही जो है ना प्राइम मिनिस्टर को, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा, जरा आवाज़ कम आ रही थी हमें ना। पहले से ही जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर से ये बात कर चुके हैं, आप जिलों के अंदर जो है ना आवाम को रिलीफ दें,
और जितना भी हो सके आवाम को रिलीज देगा, बिल्कुल जो गवर्नमेंट है ये उसी माने और मुझे करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर इस प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाती है, आवाम के लिए खामोश होकर बैठने वाली नहीं है। और दूसरी बात में जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अब हालात कुछ ऐसे, देखिए आवाम भी तंग है। और अगर आप देखिए पोलिटिकल पार्टी जो जिस तरह के जमात इस्लामी आजकल मैदान में है, तो मैं समझती हूँ कि तमाम सियासी जमातों को ये बात भी इल्म है। मतलब आप कह रहे हैं चाहे जमात इस्लामी अगर इस मैदान में, तो आप लोग उनकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो तो मुल्क के अवाम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं। एक बात सुनिए, पैनल सुनिए कि अगर वो जमात इस्लामी मैदान में मौजूद है, प्रोटेस्ट हड़तालों की कॉल की अलावा करनी जा रही है, ये कर रही है गलत और उनके लिए तो मैंने सुनिए कि जब पता है हमें तमाम सियासी निजाम को कि इस वक्त बहुत बड़े मुश्किल हालात हैं, क्या करना होता है हड़तालें और ये सब करने से एक जगह बैठ एक प्लेटफॉर्म होता है। अरे मैडम, इधर आवाम पिस रही है, इलेक्ट्रिक के बिल इतने आ रहे हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। अब वो सदर साहब ये कह रहे हैं कि सारी चीजें हो जाएगी, सिर्फ लफ्जों से तो बात नहीं भरेगी ना, पेट तो लफ्जों से नहीं भरेगा ना। मैंने कहा कि वहाँ बैठकर फैसले होते, जमात इस्लामी ने तो यहाँ पे भी किया, कराची के अंदर भी सारा फैसल बंद करने से, सारा फैसल बंद करने से अवाम को जो अवाम की आवाज के लिए तो वो निकले, अवाम के सारे इश्यूज को तो लेके निकले वो मामला जो है ना बैठकर हल होते हैं, मामला जो है ना तो हल ही नहीं हो रहे ना। 14 महीने वेट कर लिए, फिर उसके बाद हुकूमतें चेंज हो गई। प्रोटेस्ट होते हैं ना, और अगर धरनों से होते। अच्छा, ताजिर हमारे साथ शर्जील गोपलानी साहब कह रहे हैं कि हमारा तो वो हक भी छीना जा रहा है जो एहतजाज के हवाले से। क्या कह रहे हैं शर्जील साहब? पीपल्स पार्टी सारी जिंदगी जो है हमने देखा कि एहतजाज करती रही, अवामी नुमाइंदगी की बात करती रही, रोटी कपड़ा मकान देने या लेने की बात करती रही। आप तो ये बताएंगे कि कराची इलेक्ट्रिक का लाइसेंस आपका चीफ मिनिस्टर कैंसिल नहीं कर सकता, आपका प्रेसिडेंट जो बैठा हुआ है वो नहीं कर सकता। आप तो अवामी पार्टी हैं, आप तो क्लेम करती हैं आप जमहूरियत के सही दाई आप लोग हैं, लेकिन क्या वजह है कि कराची इलेक्ट्रिक जो है वो हमारे सरों पे विराजमान है। 14 साल 15 साल से आप लोग जो है डायरेक्ट आप हुकूमत में हैं, और उसके बावजूद इसके मुकाबले में कोई हम जो है इलेक्ट्रिक कंपनी नहीं ला सके। क्या हम इतने नाअहल हैं, या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या हमारे अंदर इतनी आपकी पीपल्स पार्टी में इतनी ताकत नहीं थी कि आप इसके मुकाबले में 1-2 कंपनियां लगे बिठा सकते कराची में या सिंध के अंदर? जी ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, कौन है? शर्जील गोपलानी साहब है, ये हमारे आरसीपी ताजिर इत्तेहाद के हवाले से पूरे ताजिर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। देखिए जिस तरह से भाई कह रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना अवामी पार्टी है, बहुत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है। और अगर आप ताजिर हैं तो आप मुझे बता दीजिए तमाम ताजिर बिरादरी को अगर कोविड आया था तो सबसे ज्यादा जो आप लोगों से मैडम कोविड के हवाले से बात नहीं हो रही है। नहीं, मैं आपको कोरोना का जवाब दे दूं। 3 दिन 4 रातें मैंने भूख हड़ताल की थी MA जिना रोड में। उसके बाद नासिर शाह साहब ने आगे वो भूख हड़ताल खत्म किया, कोरोना खत्म हुआ शहर से। आपके प्रोग्राम में वहाँ बैठी रही है, अगर आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आप ही बात कर लीजिएगा। जी बोले। आप मेरी बात सुने, तामुल से सुने, और ये दोनों बर्दाश्त रखा करें। कोई बर्दाश्त है, बर्दाश्त तो हमारी खत्म हो चुकी है। आप हमारे साथ हमेशा स्टूडियो में रहिए। जी बोले। आपको सुन रही हूँ। हाँ जी बोले। देखिए बात ये कि मेरे भाई कह रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पे आवाज उठाई है। आज भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम ताजिर बिरादरी से मुलाकात भी की, उन्होंने इस बात की यकीनदानी कराई है कि मेरा दफ्तर और मैं इस चीज के लिए बिल्कुल आपके साथ हूँ और आपको इंशाल्लाह रिलीफ दिलाने में अहम किरदार अदा करूंगा। कब कहा ये मीटिंग के अंदर कहा है? जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग पे बात करती है, बात करती है। क्या प्रोटेस्ट होगा, क्या इस चीज से होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के लिए प्रोटेस्ट करती है। और तमाम इस तरह का जहाँ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं आपकी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जितने प्रोटेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किए हो। बात है हमने तो आज तक कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहतजाज करते हुए नहीं देखा। हमने नासिर शाह साहब को असेंबली में सुना था, हमने आपके चीफ मिनिस्टर साहब को सुना,
लेकिन हुकूमत होते हुए आपको मुआवजत करने की जरूरत है। हुकूमत होते हुए आप इनके लाइसेंस कैंसिल करें। पार्टी आपको हर मैदान में नजर आएगी। जब आपका तासुब में चश्मा नहीं उतरेगा, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कहीं नजर नहीं आएगी मेरे भाई। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर करप्शन की हर जगह में नजर आती है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है हमें बिल्कुल। अगर आप बात कर रहे हैं, आप तो ये बताएं हुकूमत में होते हुए उसके अगेंस्ट में 2-3 कंपनियां आज तक क्यों नहीं आई? देखिए मेरी बात पाकिस्तान ये जो इलेक्शन था ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक दफा गवर्नमेंट आई है और मेरे भाई वो भी 2/3 मेजोरिटी से नहीं आई। आप मुझे कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद 2/3 मेजोरिटी को तमाम फैसले लेने, जैसा तो फैसले ही नहीं आ सकते। और 18 मेरी बहन 18 अमेंडमेंट के बाद सूबाई हुकूमत आपके पास है। कराची इलेक्ट्रिक के सामने 3-4 कंपनियां, आपकी पावर जनरेशन कंपनियां आ सकती थी। शोर शराबा मैं शोर शराबा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई आप इतना बताएं ना। इलेक्ट्रिक के अंदर जवाबदेह नहीं है मेरे भाई। गैस सबसे ज्यादा सिम प्रोड्यूस कर रहा है और गैस सिम को नहीं मिल रही है, तो वो नाकामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप गले में डालेंगे क्या? इसलिए तो सूबे को हम खुद कह रहे हैं, खुद चीज कह रहे हैं कि हमें गैस नहीं मिल रही, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। फिर हम क्या कहते हैं कि हम थोड़े देंगे विभाग पे चले जाए या 9 मई वाला बाकी आप चाहते हैं। अच्छा मुसद्दत नाज़िर साहिबा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर रहेंगी, फिर मैं आपको दोबारा लेता हूँ। जरा इस तरफ आते हैं। ये जमात इस्लामी जो धरना दे रही है, क्या समझते हैं शरीफ गफलानी साहब, इसका क्या रिजल्ट देख रहे हैं आप? देखिए, जमात इस्लामी को अब स्टैंड लेना चाहिए। आज हमारे ताजिर रहनुमा, आज आपने देखा ऑल पाकिस्तान हौदरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और तमाम एसोसिएशन आज इस्लामाबाद पहुंची हैं। जावेद बिलवानी साहब का आज बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है इसमें। और अब हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमें कोई सियासी पार्टी ऐसी नज़र नहीं आ रही जो आवाम के मफाद के लिए काम करी। क्योंकि जो हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो तो सिर्फ अपना घर भर रहे हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी एहसास होता तो ये 40 जो IPPs बैठे हैं ना, उनके सामने 40 और IPPs को खड़ा कर देते और जिससे कम से कम सस्ती बिजली तो प्रोड्यूस हो जाती। अगर ये वाकई सिंसियर होते हैं, कुछ भी नहीं करें, ये अपने वोटर्स को सिर्फ जो है आपका सोलर सिस्टम जो है वो आसान हिसाब पे दे दें, आपका बिजली का मसला हल हो जाएगा। इस वक्त आप सारी चीजें आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए दुनिया भर में ये होता है कि जहाँ पे, आपको मैं पीछे लेके चलूँ थोड़ा सा, 2005-6 में मुशर्रफ साहब के दौर में मोबाइल कंपनियां 2 थी, 8-8, 10-10 रुपए पर मिनट कॉल चार्जेस होते थे। उन्होंने सिंपल ये किया कि 2 एक्स्ट्रा कंपनियों को लाइसेंस दिया और पब्लिक कंपटीशन ऑन कर दिया। इकोनॉमिक्स की जबान में इसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, ओलिगोपोली या परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, कि जब एक से ज्यादा कोई भी चीज बनाने वाले आ जाए तो उनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है और प्राइस फिर कंज्यूमर को फायदा पहुंचता है। दुनिया भर में होता है, अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं जो बिजली बनाती हैं, अपनी लाइन बिछाती हैं। जैसे आप मोबाइल कंपनी और इंटरनेट का पैकेज लेते हैं, वो आगे बिजली का पैकेज देते हैं कि हमसे ले लें, हम इतने मिनट फ्री देंगे, इतने घंटे फ्री देंगे, इतने यूनिट फ्री देंगे। उसके लिए करना ये होता है सिंपल, आप ओपन प्लेटफॉर्म खोल दीजिए, लेट द कंपनीज कम और वो बिजली बनाए और कंपटीशन ऑन हो जाए प्राइवेट कंपनी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यों नहीं किया अभी बस पार्टी ने अभी से 12 साल के अंदर? इसमें कौन सी कोई साइंस है? इसके बरस आपने 40 कंपनियों को लाइसेंस दे दिया जिनसे आप बिजली बना के उनको कैपेसिटी पेमेंट करोगे, तो मैंने कहा ना कि घूम के जाइए तो कौन बैठेंगे? मुसद्दत नाज़िर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि ये तो हमारे 2 ऐसे बैठे हुए हैं जो क्या कहते हैं, समझ लेंगे थोड़ा सा सुनेरियो के हवाले से आपके पास तो मास्टरमाइंड लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो पूरे मुल्क को चला के आए हुए हैं और एक बहुत पुरानी ये पार्टी है। तो उसके अंदर जब एक छोटा सा इन्होंने ये दिया कि 40 बंदे अगर सामने बिठा दो, ये तो एक वो है कि अगर किसी कारोबारी हवाले से भी बिठा दो कि 40 ये बैठे हुए, 40 अगर आप नहीं लेते तो हम इनको दे देते हैं, तो ये तो सारी चीज़ें हल हो सकती है। तो क्यों पीपल्स पार्टी ने इस तरह का इकदाम नहीं किया? ये तो क्या कहते हैं, ऐसी सारी चीज़ें तो आसानी के साथ हल हो सकती है मामला। तो देखिए, जिस तरह से मेरा भाई सोलर की बात कर रहा है, तो सोलर के लिए मेरे चेयरमैन बिलावल भक्ति जरदारी साहब ने बिल्कुल कहा था कि आप, हाँ, सोलर के हवाले से, सिंध के हवाले से बात हो रही है। देखिए सोलर पे हम बिल्कुल रिलीज देंगे और उस पर आपने एक दफा नहीं कई दफा सुना है कि उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्द। बल्कि इस गवर्नमेंट 5 साल की है, उससे बहुत पहले इंशाल्लाह सिंध के अंदर सोलर आपको गरीब आवाम के लिए जरूर मिलेगा। जो वादा करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे पूरा जरूर करती है और हम वो वादा ही नहीं करते जो उससे पूरा ना कर सके। जिस तरह मेरा भाई कह रहा है कि जी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान के लिए थी, बिल्कुल मेरे भाई, अभी भी सैलाब जदगान के लिए 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं
जो उन करीब जो है ना तमाम लोगों शायद को हैदराबाद से आगे नहीं गई और है। ना सिर्फ जो है ना भाई सलमान साहब ये तो कह रहे 21 लाख घर दिया जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जी मिस्टर साहब मैं इनसे जवाब ले लूँ, आप भी रहिए टेलीफोन देखिए लाइन मैं पे। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाँ आप पिछले 25-30 साल से, मुसर्रत साहब आप भी ज़रा गौर फरमाइएगा, पिछले 25-30 साल से जितनी भी हमारी हुकूमतें आई सब काबिल एहतराम है अपनी अपनी जगह, जिसकी भी हुकूमत आई। इंटरेस्टिंग बात ये वो सारे कैंपेन्स और प्रोजेक्ट्स इस तरह के अवामी लॉन्च करते हैं जिसमें उन लोगों को बाहर से कोई चीज़ खरीदनी होती है और आवाम को देनी होती है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, इंग्लिश इस्तेलाह में बाहर में वेस्ट में कहते हैं सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स लगाना, ऐसे प्रोजेक्ट, ये कहते हैं ना महातिर मोहम्मद का कॉल है कि किसी को मछली पकड़ के मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो। तो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हमारी गवर्नमेंट्स नहीं लगाती जितनी भी पार्टीज हैं। उसकी वजह है कि आई डोंट नो इनके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है या इन लोगों की नीयत सही नहीं है, क्या वजह है ये खुद उनको सोचना चाहिए। वो प्रोजेक्ट लॉन्च करें, सोलर लेके, वो पंजाब में भी वज़ीर आला साहिबा कह रही है कि हम सोलर लेके लोगों के घर तक दे देंगे, वो थोड़े दिनों बाद टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मेंटेन नहीं होंगे, फिर ये हल तो नहीं है ना। हल तो ये है कि आप ऐसी सस्टेनेबल बिजली बनाइए जो आवाम को मुफ्त बिजली मिल रही हो या फ्री बराबर बिजली मिल रही हो, ताकि उनके दुख कम हो, उनको घर में सुकून से सोने को तो मिल जाए, कम से कम दिन भर तो जलील होते पड़ते। आपका ये सवाल क्या सलमान साहब को मैं थोड़ा सा और तशरीह कर दूं। जिस तरीके से सोलर लग गए, ठीक है, आप कह रहे हैं हम सोलर लगा देंगे, सोलर लगाने के बाद उसके मेंटेनेंस को कैसे देखेंगे? उसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे मेंटेनेंस को हल करने के। सोलर को हल करने के लिए वो 4 महीने चलेगा, 5 महीने के बाद फिर वही खराब हो जाएगा, फिर वैसे के वैसे सारा के सारा ये सारा फंड इधर उधर लग जाएगा। जी सोलर पूरी दुनिया पूरी मुझसे सलीम साहब कह रहे हैं जी जी सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। पूरी पूरी दुनिया में जो है ना सोलर से लोग सुरक्षित हो रहे हैं और इसमें हम ये नहीं कह सकते। मैं बिल्कुल कहती हूँ, मैं इसको एडमिट करती हूँ कि बिल्कुल हमें जो है ना जनरेट करनी है बिजली ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आप दूसरे बनिस्बत अगर आप कहें तो हर कोल प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की ख्वाहिश थी। मेरी शेख मैं जो सवाल कर रहा हूँ मैडम, थोड़ा सा उसका जवाब ले लें, फिर उसके बाद आप घर की तरफ चले जाइएगा ना। देखो मैंने कहा ना सलीम भाई, बिजली प्रोड्यूस करने की बात हो रही है तो खैर कोल प्रोजेक्ट से बिजली प्रोड्यूस जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह की जा रही है। और 100 मेगा प्रोजेक्ट जो है ना आपकी जो चल रही है ना, ये इंडस्ट्री फैसलाबाद की, आपका सिंधी बिजली उनको प्रोवाइड कर रहा है। देखिए बिजली की बात नहीं कर रहा मैं, सोलर की। मैडम मेरी 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 बात का सिर्फ जवाब ले लें, जवाब दे दें कि सोलर के हवाले से मेंटेनेंस का क्या सोचा होगा, क्या चीजें होगी अगर वो खराब हो जाएगा तो। अब ये देखिए जी आप लोग बच्चों वाली बातें ना करें। अगर गवर्नमेंट आपको सोलर प्रोवाइड कर देती है फिर उसको मेंटेनेंस तो ऐसा नहीं होता कि मेंटेनेंस भी ना कर सके, उसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो आप जिस जगह सिंध के जिस ऐसा एरिया नहीं की होता तरफ जाना चाह रहे हो तो बेचारे बिल्कुल गवर्नमेंट के हवाले से बड़े गवर्नमेंट का परेशान काम हो। होता है सोलर देके वो अपने पैसे साइड में कर ले, उसके बाद जो करते करते वो। आप बैकअप के लिए वो लगाना चाह रहे हैं बैटरी, तो वो तो फिर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं ना। तो आप देखिए डे टाइम में उसमें मैं नहीं समझती कि उसके तो एक लिमिट टाइम मौजूद है। चले वो टाइम पीरियड, वो उस हवाले से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वो कैसे तकसीम किया जाता है, वो कहाँ कहाँ तकसीम किया जाएगा, मैं वो कुछ किस अर्ज जगह करूं? पे होगा, तो वो सारी की जी जी सलमान एक साहब। रिसर्च मैंने पढ़ी थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बिजली प्रोड्यूस करने की पोटेंशियल है वो नंबर 1 और 2 के ऊपर हाइडल एनर्जी है और सोलर एनर्जी है, और तीसरे नंबर पे थर्मल एनर्जी भी हमारे पास। ये फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो होती है जिसको हम यूज़ करके कंज्यूम कर लेते हैं, चाहे थर्कोल प्रोजेक्ट हो चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, इससे हमें फ्यूल डालनी पड़ती है। फ्री एनर्जी होती है, सोलर है और हाइडल है। हाइडल एनर्जी का इस वक्त जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, अगर हम डैम्स बना दें, जो प्रपोज डैम है, तो विजन 2025 एक पेपर बनाया गया था मुशर्रफ साहब के दौर में, उसके मुताबिक 1 से 1.5 रुपए पर यूनिट पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगा लीजिए, घर पे पहुंच के 4-5 प्रॉफिट भी मिलेगा, 4 से 5 रुपए पर यूनिट, 70 रुपए पर यूनिट दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिजली खा रहे हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ शकील साहब, आप जो जिस तरीके से कह रहे, थोड़ी सी आप लोगों को देख के बहुत सारे ताजिर, बहुत सारे लोग जो है एक उम्मीद लगा के बैठे हुए कि हमें जो है इतने बड़े बड़े लोग जो लीड कर रहे, वो हमारे बैक में हमारी सारी चीज़ें। अगर आप ही मायूसी की बातें करेंगे और आप ही ये दिखाएंगे कि ये जो सिनेरियो है इस तरीके से बस अब ये 2-4 महीने की बात है, फिर हम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो जो एक हौसला है, जो सारी चीज़ें, वो भी एक माइनस होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि ये मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी के हवाले से ताजिर लोग इनके साथ जुड़ रहे, तो क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है, क्या ऐसा हिकमत अमल है आगे के लिए?
देखिए सलीम भाई, हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी। हमने अपने कॉलेज का टाइम भी देख लिया, हमने अपना प्रैक्टिकल टाइम भी देख लिया। कभी गैंग वॉर मुसल्लत कर दी जाती है हम पे, कभी बोरी में लाशें मिलती हैं शहर में, कभी बंदा अगवा हो के, अभी आप देखें जुल्फ़िकार का जो अगवा होने के बाद लाहौर से बरामद हुआ। इस मुल्क में ना कानून है, इस मुल्क में ना इंसानियत है, इस मुल्क में ना अखलाकियत है। कोई शख्स अपनी ज़िम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए वो आज अपने आप को हर चीज़ से बड़ी ज़िम्मा समझते हैं। उनको आवाम को जवाब देते हुए वो हाइपर हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने अगर इनको ये मनसब दिया है और हमारे टैक्सों के पे हमारे वोटों पे आप आज इज्जत कमा रहे हैं तो आप जवाब दे भी हैं आवाम को। अगर आप उधर ट्रंप को देखेंगे, ट्रंप के जब अपनी इलेक्शन कैंपेन में जाता है और उससे कोई सवाल पूछता है तो उसको जवाब देता है। वो उसको क्रॉस नहीं करता, वो उसको रोकता नहीं है। लेकिन हमारा सियासतदान जो है वो हमें जलील करता है, हमें तजलील करता है। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। ये तो खुद चाहते हैं कि हम लोग इस मुल्क में नहीं रहें। इन्होंने पहले हमारा ब्रेन ड्रेन कर दिया। हमारा जितना ब्रेन था वो ड्रेन होके चला गया पिछले 30 साल के अंदर। वो कोई जाके बाहर जाके काम कर रहा है, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं। ये ड्रेन हो गया। आज आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को ये ड्रेन कर रहे हैं, आज ये आपके ट्रेडर्स को ड्रेन कर रहे हैं, ताकि ये जो फ्यूडलिस्ट सिस्टम आपके सर के ऊपर बैठा है, जिसने ना किसान को ऊपर आने दिया ना ज़राअत को ऊपर आने दिया, आज वो तिजारत और इंडस्ट्री को भी बंद करने के बाद वो हमारे सरों के ऊपर जो जहाँ रह जाएंगे बेचारे गरीब, जिनके पास ना एजुकेशन होगी, ना जिनके पास सरमाया होगा, ना इनके पास कुछ होगा, जिनके सर पे हुक्मरानी अपनी करेंगे। ये वो बादशाह का दौर लाना चाह रहे, फिरौन और नमरूद को पीछे करना चाह रहे, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा दिल फट के रहा है बाहर जो मैं हालात देख रहा हूँ। मैं पिछले 6 महीने से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर से चक्कर काट रहा हूँ। एक बिल जिसकी अमेंडमेंट भेजी हुई है वो आपका पास होकर बाहर नहीं आ रहा। इनके पास फुर्सत ही नहीं है। इनके लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के पास अगर आप जाएं तो वो जी आज ये कानून आ गया, आज वो कानून आ गया, आज हम उस पर बिजी हुए। अरे भाई, मुल्क का क्या हो रहा है? मुल्क की मईशत को आप किस दहाने पे लेकर चले गए? आज आपके पास बिजली के बिल देने के पैसे, ना गंदम खरीदने के लिए पहले शुगर माफिया कम थी, आपने बिजली माफिया प्रोड्यूस कर दी। अब आप गंदम माफिया प्रोड्यूस कर रहे हैं और अनाज के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। अरे अनाज पे तो अल्लाह ताला ने अपना टैक्स नहीं रखा यार। अनाज की भी बात चल रही है, जिस आप देखें ना, अनाज के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, आप क्या गरीबों की खिदमत करेंगे? जी जी मसद साहबा ये कह रहे हैं कि भाई ये टैक्स के हवाले से 1800 सीसी गाड़ी के हवाले से भी हाफिज नईम साहब बात कर रहे हैं कि अगर सारे के सारे लोग, अगर पहली प्रैक्टिकली अगर पीपल्स पार्टी माशाल्लाह जमहूरी पार्टी है, आप सब कहते हैं सबसे पहला कदम अगर सदर साहब ये कहें कि भाई हम जो है अपनी पार्टी के जितने भी कौमी और सूबाई असम्बली के वो है उनको हम 1800 सीसी गाड़ी के लिए वो कहते हैं कि वो सब उसी तरीके से आए तो ये पेट्रोल वगैरह सब बच सकता है। तो क्यों प्रैक्टिकली तरीके से आगे नहीं आ रही ये सारे लोग? सलीम भाई, अभी जो भाई बात कर रहे थे कौन है? शर्जील गोपलानी साहब है हमारे। ओके, बात है ना सर कि आप ये आल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के सदर हैं और माशाल्लाह जो जितने भी अतीक मीर साहब ये सब आपस में बहुत मिलकर काम करते हैं। बात है ना सर कि सलीम भाई, आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं कि 1800 की गाड़ी होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, बिल्कुल बातें कर रहे हैं। इस सब इन चीजों से बालातर होकर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन के दौरान भी और अब जब ये गवर्नमेंट मार के वजूद में आई है तब भी प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि 17 वजारतें ऐसी हैं, आप उसको खत्म कर दें ताकि उससे हमारे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया, अरबों रुपए जो है हमारी बचत हो सकती है। ये एक सियासतदान कहाँ कह रहा है, एक सियासतदान के लिए कह रहे हैं। अच्छा और कोई आप जब तक लग्जरी जहाँ तक लग्जरी की बात कर रहे हैं तो पहले भी वजीर खारजा है मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो उन्होंने कोई सैलरी कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और इस वक्त अगर आप सियासतदानों की बात कर रहे हैं तो आसमा भुट्टो जरदारी साहबा ने ऐलान किया है कि मुझे कोई सैलरी, मुझे कोई किसी किस्म का पैकेज गवर्नमेंट से नहीं चाहिए। तो बात दरअसल ये कि देखिए हम अपना जो ना रोल हमेशा अदा करते हैं और करते रहेंगे। जहाँ तक आप कहें ना कि सियासतदानों की गर्दन दबाई जाए, कुछ की जाए, सियासतदान नहीं, मैं कहती हूँ हर शख्स को। नहीं वो तो सबकी बात कर रहे हैं, वो सबकी बात कर रहे हैं मैडम, मैं सियासतदान की बात नहीं कर रहा। वो तो आपके साथ तो कह रहे हैं सबके साथ ऐसा होना चाहिए, तमाम डिपार्टमेंट में ऐसा होना चाहिए। अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, बिल्कुल करना। जब तक ऐसा नहीं होगा हम नहीं, एक आध बंदे से थोड़ी, ये तो प्रैक्टिकली आप अपनी पार्टी की मीटिंग के अंदर जब बैठते हैं तो सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं, सब सारी चीजें होती है। दूसरी पार्टियों के लिए जवाबदेह नहीं हूँ,
मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी ना। आप ही की तो पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप अपनी पार्टी के हवाले से गुफ्तगू करें कि भाई ये सारी चीजें हैं, सबसे पहले हम विड्रॉ होते हैं, फिर इसके बाद आगे की तरफ तो आपको दूसरी बता दिया, और क्या पार्टी भी कहूं? देख के आप मैंने क्या विड्रॉ होने के लिए कहूँ, अपने मैंने धन के लिए आपको बता दिया, मैंने कई दीदी की बेटी के लिए कह दिया, आपका तो जरदारी साहिबा का मैंने कह दिया। और मैं आपको क्या कहूँ, अपनी मेरी पार्टी कभी भी नहीं कहती है कि हमें ये रिलीफ चाहिए। हम चाहते हैं जो कुछ भी करें हम आवाम के लिए करें, और आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं हर सूरत में, हर हाल में। अच्छा ठीक है। अब तो अच्छा, ये पीटीआई क्या कहते हैं, शेड्यूल को अपना सब पीटीआई के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ सिनेरियो चेंज हो रहा है, क्या है? इस वक्त तो हमें कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही, क्या मुज़ाकरा चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। वो तो इलेक्शन हमने देख लिए, फॉर्म 45 और फॉर्म 47, इसके बाद तो कोई चीज़ उम्मीद ही नहीं है। कोई बात का क्या फ़ायदा जिस मुल्क में जहाँ जस्टिस नहीं हो, उसको आप क्या करेंगे? जहाँ ताजिरों को जस्टिस ना मिलता हो, जहाँ जज जो है ताजिरों को सामने खड़ा करके बदतमीजी करे, उस मुल्क का क्या आप जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं? मैं तो बिल्कुल फेड अप हूँ। मैं क्या पीटीआई के बारे में कोई तबसरा करूँगा, लेकिन जो मुल्क का ओवरऑल जो हाल है ना, वो तो तबाही की तरफ है। मैं सलीम साहब की बात को इंडोर्स करते हुए आगे बढ़ूंगा कि एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट करी है इस वक्त इंटरनेट के ऊपर। एफबीआर के ऑफिस के अंदर कुछ ताजिर हजरात गए थे, उन्होंने अपनी शिकायत और शिकवे किए थे और वो बड़ी वीडियो वायरल हुई। तो वो इंडिकेटर है। दूसरी बात देखिए, नुसरत साहिबा के पॉइंट्स अपनी जगह पे, हमारे पॉइंट अपनी जगह पे। कॉमन सेंस क्या कहती है, शऊर क्या कहता है, हिकमत क्या कहती है, बसीरत क्या कहती है, समझदारी क्या कहती है, सियासतदान लीडरान को कैसे पता चलता है मेरा मुल्क किस हालात में, आवाम की क्या कैफियत है, आवाम की पल्स क्या है, आवाम किस रुख पे जा रही है, आवाम क्या चाह रही है, आवाम की तकलीफ क्या है। मीडिया के तवस्सुत से इतनी आसानी हो गई है कि आप हमारी गवर्नमेंट सर्वे करा सकती है, हमारी गवर्नमेंट पब्लिक पोल करा सकती है, चैनल्स के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं, एक अच्छा आइडिया हो जाता है पब्लिक पल्स क्या है, पब्लिक के जज्बात क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। क्या नहीं पता इन लोगों को? सब पता है। ये कह देना, बयान दे देना, असेंबली में बिल पास कर देना, अब मुल्क इससे बहुत आगे गुजर चुका। अब बिल पास करने से कुछ नहीं होगा, लेजिस्लेशन करने, वो लेजिस्लेशन इंप्लीमेंट होती हुई नजर आए। अगर एक बिजली का प्रॉब्लम नजर आ रहा है तो इस वक्त प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्मी चीफ साहब, चीफ जस्टिस साहब, कौन है जो कॉन्क्रीट स्टेप ले रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ हम कितना गए अभी तक? वहां कोई हमारा एफर्ट नहीं, जीरो है। सिर्फ हम अपने आप को जस्टिफाई करें या हम अपने आप को डिफेंड करें या हम दूसरे पे ब्लेम गेम डाल दें। इससे हमें आगे निकलना चाहिए, हमें थोड़ा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, बाशऊर आवाम की तरह बिहेव करना चाहिए, बाशऊर सियासतदानों की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। तो समझदारी इसी में ही है कि अब हम सोल्यूशन की तरफ जाएं इससे पहले कि हमारे हाथ से मामला निकल जाए। जी, आप सोल्यूशन की तरफ कैसे देख रही हैं? किस तरीके से होना चाहिए आपके नज़र में? क्या होना चाहिए मतलब न्याज़ी साहिबा? मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं तो आपके जहन में क्या खाका है कि किस तरीके से मुल्क जो इस वक्त नफ्सा नफ्सी के आलम में है, वो ज़रा बेहतरी की तरफ आए और लोगों का मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगा नुसरत साहिबा से। प्रेसिडेंट साहब ने एक बयान दिया था इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी, उनकी एक वीडियो अभी सर्कुलेट हुई है कि $100 अरब मेरे लिए लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुल्क को मैं निकाल दूंगा। बहुत अच्छा लगा था, बहुत उम्मीद आई थी उनकी ये बात देख के। आई बिलीव सो ही कैन डू इट, बट वेयर आर द रिजल्ट्स? कॉन्क्रीट स्टेप क्या है? देखिए मैं बताऊँ, मेरे पूछे में आज पहले जरदारी साहब ने जब भी कोई भी कौम से वादा किया है, अपने पार्टी के तवज्जो से कोई भी का वादा किया तो उसको पाए तक मिलकर जरूर पहुंचाया है। जब वो प्रेसिडेंट थे तो आपने देखा कि समाज के अंदर पाकिस्तान का परचम लहराना बड़ा मुश्किल था, तो वहाँ पे उन्होंने अमन भी दिया, पाकिस्तानी परचम लहराया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अमन का गहवारा बना हो सबक। वादा करें तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब क्या बल्कि पूरी जो टीम है वो इससे तगड़ोड़ में है कि किसी न किसी तरह से मुल्क को इससे जो हालात हैं तो इससे निकाला किसी न किसी तरह। और मैं समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, देखिए मेरी अपनी राय है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को चाहे अपोजिशन के साथ गवर्नमेंट में सबको जोड़ कर बैठने की जरूरत है। कब बैठे? ये बैठेंगे Steps तो नहीं ले रहे। तो मैं कहती हूँ इस्तेमाल नहीं आ सकता। हमें मुल्क है तो मकसद है, तो अपने मुल्क के लिए तमाम सारे इख्तिलाफात को भुलाकर एक टेबल पे बैठे और बातचीत से ही मसाइल। बिठाएगा कौन? वो कौन सी टेबल है नुसरत साहिबा? वो कौन सा गोंद है जिससे सर जुड़ जाएंगे?
और हम सब बैठ जाएंगे। आई थिंक कोई स्टेप ले नहीं रहा। आई थिंक पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए कि हम एक ग्रैंड मीटिंग कॉल करें। बड़ी अच्छी बात वो आप सदर भी है वो मुल्क के। आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीसीआई और तमाम दीगर जमातों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आए बैठ कर बात करें, लेकिन पीसीआई का वो एक ही बात है, मैं ना मानूं वाली उनके रविश है और यू टर्न के मास्टर थे। हम बताएं क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं हमास के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर लूँगा। माशाल्लाह इस्माइल साहब की जो शहादत हुई है उस पर गायबाना नमाज भी अदा की गई, और इस पर किस तरीके से देखते हैं? मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा नुकसान है। इस वक्त मुस्लिम उम्मा जो जहाद से हटी हुई है, ये वो शख्सियतें अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि शहीद कभी नहीं मरते। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो वो शख्सियतें हैं जिन्होंने जहाद का अलम बुलंद रखा और रब काबा का जो ये फ़र्ज़ है उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निभा रहे थे। इनके ख़ानदान के लोग भी शहीद हुए और हमारे लिए रोल मॉडल हैं, मुसलमानों के लिए बिल्कुल रोल मॉडल हैं। और ये सबसे बड़ा मामला तो ये है कि ईरान को ये सोचना पड़ेगा, स्टेट गेस्ट जिस तरीके से शहीद किया गया उनके मुल्क में, ये ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हम ताजिर भी इसको बड़े गहरी नज़र से देखते हैं। और बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरी जहन में भी ये बात आती है कि अगर हमारे इतने बड़े रहनुमा एक इस्लामी मुल्क में अगर सेफ़ नहीं है, तो ये जो कंटेनर लगा के बंद करते हैं, इसके बाद कौन अपने घर में सेफ़ रहेगा? ठीक है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुसद्दक़ नियाज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर रही और आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अब आप टेलीफोन लाइन पे नहीं हमारे स्टूडियो में आएंगी तो ज़रा सा और अच्छे तरीके से हम आपसे गुफ्तगू कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा सलमान राजा साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही है और बिल्कुल गायबाना नमाज के हवाले से गुफ्तगू हुई है, हमास के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है और मुल्क के हालात से भी और वक्त बिल्कुल आखिरी मोमेंट की तरफ है, तो क्या आप देख रहे हो किस तरीके से? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि अब जो खित्ते की सूरत हाल है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो बड़ी डिफरेंट है और बहुत तेज़ी से बदल रही है। इसमें फ़लस्तीन का, इसमें यूक्रेन का मामला, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमें एज अ नेशन हमें ये तमीज़ कर लेनी चाहिए, बहुत जल्दी एहसास करना चाहिए कि हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा, इकनॉमिकली साउंड करना होगा, वरना हम खित्ते के साथ नहीं चल सकते आगे, हमारे पर प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरी बात, ये जो हनिया साहब को शहीद किया गया है, इसके बाद बहुत वोलेटाइल, बहुत नाजुक सूरत हाल हो गई है। ईरान ने अभी बयान दे दिया है खामनाई साहब ने कि अब डायरेक्ट अटैक इसराइल पे कर सकते हैं। पहले उन्होंने अटैक किया था, इसराइल ने बेसिकली उसको रिटेलिएट किया, अभी तक ओन नहीं किया और ये स्टेटमेंट आ जाएगा। लेकिन इसके बाद अब कहते हैं ना, अब मामलात खतरे के अंदर चले गए हैं, पंखे के ऊपर गंद लग चुकी है, वो सब जगह फैलेगी। तो हमें बहुत मोहतात होकर रहना पड़ेगा बहैसियत पाकिस्तान, और हालात अब खराबी की तरफ जाएंगे। मेरा तज़िया ये। जी, आप कोई आखिरी एक लफ्ज़ के अंदर कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डायरेक्ट दूंगा कि खुदारा देखें, आप जब मजबूत रहेंगे जब आपकी मैशत मजबूत होगी। अगर पाक फ़ौज को मजबूत रखना है, हमें अपनी डिफेंस लाइन को मजबूत रखना है, तो मैशियत को मजबूत करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, क्या आप हमारे साथ हैं? ये मेरा सवाल या निशान आपके ठीक है। साथ। शकील लोबरानी साहब बहुत शुक्रिया, सलमान राजी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और हमने ये कोशिश की कि वो सच जो है हमारे इन ताजरों के जो लबों से आए और जो प्रोफेसर साहब के लबों से आए, लेकिन देखा हमने यही है कि जिस तरीके से ताजिर एक मायूसी की बात करा, ये बड़ी गमज़दा बात है और बड़े परेशानी वाली बात है कि अगर ये सारी चीज़ें हिम्मत हार जाएंगे तो बहुत बड़े मुश्किल के अंदर हम चले जाएंगे। तो हमें सबको जो है मिल के एक एहसास करना है और अपने वतन के लिए सोचना है, और अपने वतन को जब ये वतन होगा तो हमारा नाम भी होगा, हमारी इज़्ज़त भी होगी, हमें पहचान भी होगी। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जिस वक्त जो भी जहाँ भी जैसा भी है, अगर वो अपने मुल्क के लिए एहसास करेगा और अपने अपने ज़ुम्मे का काम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं। जिस तरह का सिनेरियो देख रहे हैं, जिस तरह सलमान साहब ने कहा कि 2-4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट से और उसके अंदर बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे, शायद हो सकता है वो सारे सिनेरियो जो है सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से लेकर आ जाए। हमें उम्मीद है और उम्मीद के इस दामन को हमें हाथ से नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह ने की बात।